स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यू का सेट 21 करने जा रहे हैं। इससे पहले 20 सेट जो है वो मैं करवा चुकी हूँ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप जरूर देख कर जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल राज्यों में कहा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो देखो, संसद में तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि संसद में धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर राज्यों की बात आए तो राज्यों में जो है, राज्यों में भी सेम विधानसभा में जो है वो धन विधेयक पेश होता है। ठीक है, तो धन विधेयक जो है राज्यों में कहां पर पहले प्रस्तुत किया जाता है, ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, राज्यों में दो प्रकार के मंडल होते हैं। ठीक है, एक होता है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद कंपल्सरी नहीं होती, किसी राज्य के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। विधान परिषद जो है उसके ऊपर पहले ही एक टॉपिक जो है वो मैं करवा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से जरूर करके जाइएगा। ठीक है, विधान परिषदें जो है वो सभी राज्यों में नहीं होती हैं, सिर्फ 6 राज्य जो है वहां पे विधान परिषद पाई जाती है। मैक्सिमम जो राज्य है वहां पर विधानसभा पाई जाती है। ठीक है, तो जो धन विधेयक है वो विधानसभा में पेश किया जाता है, और अगर संसद में पूछा जाएगा तो लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ए और बी दोनों, या फिर ना तो ए ना तो बी। तो इसमें से जो है ये दोनों ही, ए और बी दोनों ही क्या है, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। अभिक्रियाशील धातुएं होती है ना जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाती है। ठीक है, रिएक्टिव होती है। तो ये जो है बोला, जैसे इनको खुले में रखते हैं तो ये आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ही धातुएं जो है अगर उन्हें खुले वातावरण में रखा जाए तो ये आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। नीति आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय आय की गणना जो है हमारी नेशनल इनकम, ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अगर इसका गठन आपसे पूछा जाए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 2 मई 1951 में। ठीक है, याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और संस्थापक अगर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इस संगठन के संस्थापक अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वो है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 मई 1951 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पीसी महालनोबिस जो है वो इसके संस्थापक है। हाँ, अगर पहली आपसे राष्ट्रीय आय की गणना पूछी जाएगी ना, पहले सबसे पहला जो सरकारी अनुमान लगाया गया था, पहला वो लगाया गया था 1948-49 में। तो उस टाइम तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं था, तो उस टाइम वित्त मंत्रालय द्वारा जो है ये अनुमान लगाया गया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान वित्त मंत्रालय ने। ठीक है, पहला अगर आपसे पूछा जाएगा ना, ठीक है, स्वतंत्र जो हमारा, जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान वो 1948-49 में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया गया था। ठीक है, फिर 1951 में तो इसकी स्थापना हो गई थी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की। ठीक है, फिर इसके द्वारा जो है अब हमारे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो आपने याद रखना है, राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये है हमारा, इसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, और ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसे हम व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, सफेद क्रांति। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और इसके जनक पूछे जाएंगे तो इसके जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जनक पूछे जाएंगे तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो इसके संस्थापक है, इसकी शुरुआत की थी, इसके जनक है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कहाँ वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ पर बराबर होंगे? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर। ठीक है, तो लगभग बराबर होते हैं, मतलब 12-12 घंटे के। तो ये होते हैं हमारे भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारा साल जो है ना, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण दिन रात की अवधि बराबर पाई जाती है और यहाँ पे शीत ऋतु नहीं होती है। ठीक है, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसके आसपास का सारा क्षेत्र मतलब ये गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ पर शीत ऋतु जो है इसका अभाव पाया जाता है और दिन रात जो है वो यहाँ पे बराबर होते हैं, मतलब लगभग 12-12 घंटे के लेकर चलो आप, दिन रात जो है वो 12-12 घंटे के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर वर्ष भर जो है वो रात दिन एक जैसे रहते हैं। शीत ऋतु जो है उसका अभाव पाया जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं, सारा साल एक जैसी पड़ती हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर 12-12 घंटे के दिन रात पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा समय जो है, आपने देखा है हमारे यहाँ पे क्या होता है, मौसम के हिसाब से जो है वो टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं जबकि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, तो वो मौसम की वजह से होते हैं। लेकिन भूमध्य रेखा जो है ना, यहाँ का मौसम बड़ा चेंज नहीं होता है, यहाँ का मौसम एक जैसा ही रहता है, सारा साल एक जैसा रहता है। उसकी वजह से दिन रात में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्की के उत्तर में है। ठीक है, तुर्की जो है इसके उत्तर में क्या है? तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो टर्की है ना, ये 2 महाद्वीपों में पड़ता है। एशिया में भी पड़ता है। ठीक है, एशिया में इसका ज्यादा भाग पड़ता है और ये यूरोप में भी पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसका अधिकांश भाग जो है ना वो एशिया में पड़ता है और कुछ भाग इसका यूरोप में पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसे हम यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, यूरेशियन कंट्री हम इसको बोलते हैं और इसे यूरोप और एशिया के बीच में सेतु या फिर पुल भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इसे यूरोप एवं एशिया के मध्य, यूरोप एवं एशिया के मध्य सेतु भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको सेतु कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसे यूरोप एवं एशिया के मध्य सेतु बोला जाता है तो वो बोला जाता है, हमें टर्की को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बोला टर्की के उत्तर में क्या है। तो आपको ध्यान रखना है टर्की जो है ना, इसकी सीमाएं 8 देशों से लगती हैं और 4 सागरों से लगती हैं। आपको याद रखना है, इसके उत्तर में आपसे पूछा जाए तो इसके उत्तर में पड़ता है काला सागर। ठीक है, दक्षिण में पूछा जाए तो भूमध्य सागर है। ठीक है, दक्षिण में इसके भूमध्य सागर है, पश्चिम में है मारमरा और इसके जो पश्चिम में 2 सागर पड़ते हैं, एजियन सागर, ठीक है, और मारमरा सागर। ठीक है, आपको याद रखना है टर्की जो है, टर्की के उत्तर में पड़ता है काला सागर और दक्षिण में पड़ता है भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, उत्तर में काला सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, पश्चिम में मारमरा एवं एजियन सागर जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो 4 जो महाद्वीप है, उन 4 जो सागर है उसके साथ भी इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा 8 देशों के साथ जो है वो टर्की की सीमा लगती है। तो आपको याद रखना है, इसके उत्तर में पड़ता है काला सागर और दक्षिण में पड़ता है भूमध्य सागर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो पूजा करते थे पशुपति की। ठीक है, इसके अलावा ये मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा बोला पशु पूजा भी प्रचलित थी। पशु पूजा भी प्रचलित, तो पशु पूजा, मातृ देवी की पूजा और इसके अलावा पशुपति की पूजा जो है ये करते थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की। तो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि जो है वो धारण की थी 1674 में। ठीक है, कहां पर धारण की थी? तो रायगढ़ किले में। ठीक है, और किसके द्वारा जो है वो इनका राज्याभिषेक किया गया था? तो गंगा भट्ट थे, ये काशी के पंडित थे गंगा भट्ट। ठीक है, इनके द्वारा जो है वो इनका राज्याभिषेक जो है वो संपन्न कराया गया था। और अगर आपसे उपाधियां पूछी जाएंगी, इन्होंने कौन कौन सी उपाधि जो है वो धारण की थी, तो सबसे पहले तो छत्रपति की उपाधि जो है वो इन्होंने धारण की थी और अपने आप को इन्होंने क्या कहलवाया था? सूर्यवंशी
सूर्यवंशी क्षत्रिय। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपने आप को हिंदू धर्मोद्धारक भी कहलाया था, हिंदू धर्मोद्धारक। ठीक है, हिंदू धर्मोद्धारक जो है वो भी इन्होंने कहलाया था। इसके अलावा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रायगढ़ के किले में 1674 में जो है शिवाजी ने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था और अब खुद को छत्रपति की उपाधि जो है वो धारण इन्होंने की थी। इसके अलावा इनकी जो उपाधियां है वो है हिंदू धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और सूर्यवंशी क्षत्रिय जो है ये अपने आप को इन्होंने कहलाया था। ये सारा आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकाल तख्त जो है वो बनाया गया था गुरु हरगोविंद के द्वारा। ठीक है, गुरु हरगोविंद जो है वो सिखों के छठे गुरु थे, ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने जो है वो अकाल तख्त जो है वो बनवाया था ताकि जो भी मतलब इम्पोर्टेंट विषय हैं जैसे न्याय संबंधी विषय, सांसारिक विषय, इनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए जो है ये अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की थी, गुरु हरगोविंद। ठीक है, कौन से नंबर के गुरु थे ये? 6th नंबर के गुरु थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोधी। ठीक है, कब इसने आगरा की स्थापना की थी? तो 1504 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है 1504 ईस्वी में जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक है, आगरा शहर की। और इसके अलावा इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था कब? 1506 में। 1506 ईस्वी में ये दिल्ली से जो है अपनी राजधानी आगरा इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, दिल्ली से राजधानी आगरा ले गए थे। ठीक है, आगरा में इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी अपनी राजधानी दिल्ली से। ठीक है, तो यह याद रखना है 1504 में इन्होंने स्थापना की थी आगरा शहर की और 1506 में जो है ये अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा जो है वो ले गए थे। नेक्स्ट है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा है? तो असम कैबिनेट जो है उन्होंने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया है और अब इसका नाम रखा गया है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताना है कि असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनके नाम भी आपने मुझे टाइप करके बताने हैं कमेंट बॉक्स में। फटाफट से आपने सभी ने कमेंट करना है, किसी ने भी स्किप नहीं करना है इसको। कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनके नाम भी लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।